बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको तैयारी। हमारे साथ शो में जुड़ेंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, उनसे समझेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। साथ ही आज हमारे साथ है खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, आपका शो में करते हैं स्वागत और पूरी रिसर्च टीम का भी करते हैं स्वागत। वरुण से जानेंगे बाजार का हाल और आईबी हाउसिंग की बड़ी ब्लॉक डील के बारे में। कुशल बताएंगे जेंसार टेक में तेजी क्यों, टाइटन में क्यों फोकस में है। मानसी से जानेंगे और प्रमोटर बदलने के बाद कैसे होता है कंपनियों का कायाकल्प, बताएंगे हमें आशीष। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के हाल का रुख कर लेते हैं। आज हमने देखा वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव का ही माहौल रहा, कारोबार अप एंड डाउन होता रहा और आखिर में निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 17,250 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 113 अंकों की बढ़त दर्ज हुई और ये 57,900 के ऊपर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक में लगातार चौथे दिन कमजोरी रही और ये करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ 36,550 के नीचे जाकर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से डेटा समझते हैं क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,468 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से करीब 1,533 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार की सुस्ती टूटने का नाम क्यों नहीं ले रही। अमेरिकी फेड की अहम बैठक का इंतजार दुनिया भर के बाजारों को पिछले कई दिनों से था। कल ये बैठक हो गई और अमेरिकी फेड ने ब्याज दरें बढ़ाने के भी और टेपरिंग कम करने के भी तगड़े संकेत दिए, लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमी में मजबूती की उम्मीद से अमेरिकी बाजार तेज दौड़ लगाते दिखे और इसका फायदा भारतीय बाजारों को भी मिलना तय था। एसजीएक्स निफ्टी सुबह से अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत दे रहा था और वैसा हुआ भी, लेकिन जहां खुले वहीं पर टॉप बनाकर बाजार फिर से फिसलते हुए दिखे और वजह एक ही है जो पिछले 3 दिनों से लगातार बाजारों को परेशान कर रही है, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं और वह है एफआईआईज की दमदार बिकवाली। और आज भी वही बिकवाली हावी होती नजर आई। शुरुआत मजबूत होने के बाद शुरुआती घंटे में ही बाजार फिसलते हुए दिखे और दमदार बिकवाली आती दिखे, फिर से 17,200 के नजदीक पहुंचे और ये वही रेंज है लगातार 3 दिनों से जहां पर बाजार सपोर्ट ले रहे हैं और बंद होते होते हल्के हरे निशान के साथ निफ्टी और सेंसेक्स बंद हुए। लेकिन आज प्रेशर बनाने का काम बैंकिंग शेयरों ने किया। शुरुआत में मजबूत रहने के बाद बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर टिक नहीं पाया और उसके बाद 36,800 को तोड़ने के बाद जो बिकवाली हुई 36,500 के बेहद करीब एक कमजोर और खराब क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और यह सब तब हुआ जब डाउ फ्यूचर्स अच्छी मजबूती का संकेत दे रहे थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त और दिन भर भी। तो ग्लोबल मार्केट्स की अच्छी तेजी का फायदा उठाने में आज भारतीय बाजार नाकामयाब रहे। इसकी 2 बड़ी वजह, पहले एफआईआईज की बिकवाली और दूसरा आज का उतार चढ़ाव कुछ हद तक आप वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी की वजह से भी देख सकते हैं। दिक्कत की बात एक और थी और वो ये, आज बड़े दिनों बाद कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी काफ़ी कुछ करेक्शन और थोड़ी बिकवाली देखने को मिली। तो ओवरऑल इस हफ्ते के चारों ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए मुश्किल भरे ही रहे और साथ ही उतार चढ़ाव भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार में सुस्ती एक बार फिर से एक और दिन और खासतौर पर वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा ऐसा ट्रेड। लेकिन अब बाजार में आगे की चाल क्या कहती है, आज के खास एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान का रुख करे थे। श्रीकांत जी, बाजार के आज के कारोबार पर क्या है आपकी राय? कल के लिए इंट्राडे पिक के लिए कौन सी पिक सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर? बिल्कुल, तो देखिए, अगर मार्केट को काफी क्लोजली देखते हैं तो एक मार्केट अपनी रेंज को नैरो करते जा रहा है और आज के दिन में जब मार्केट में काफी अच्छी बिकवाली बनी थी तब मार्केट ने 17,200 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से होल्ड किया और लास्ट में हमने एक रिकवरी भी देखी। अगर आप 17,200 के लेवल्स को देखते हो तो पिछले 4 महीने से 17,200 के करीब आने के बाद मार्केट ने हमेशा काफी अच्छा यू टर्न दिया है। बट बीच में नवंबर में एक बार हमने एक ड्रॉप देखा था कि जो तकरीबन मार्केट को 16,800 तक लेके गया था। हमें लगता है कि 17,200 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हम वापस एक बार 17,400 से लेकर 17,600 के भी लेवल्स देख सकते हैं। और जब जैसे कि अभी बड़ा इवेंट है वो क्लोज हो चुका है, अब मार्केट अगर फोकस करेगा तो इस क्वार्टरली ईयरली एनएवी के ऊपर फोकस करेगा और साथ ही साथ आने वाले रिजल्ट्स के लिए भी फोकस करेगा, आने वाला जो बजट है उसके ऊपर भी फोकस बनेगा। तो एक अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है और इसके बाद का जो मार्केट है उसके लिए अगर हमें कोई लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस रखना है तो हम आज के लोज है 17,180, उसे हम एज ए स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं। अगर स्टॉक्स की बात करें तो हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी में काफी अच्छी एक्टिविटी थी और एक्सेंचर के नंबर्स आ चुके हैं, वो काफी अच्छे थे।
तो हमें लगता है कि अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो L&T इन्फोटेक पे लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, जो 6,850 के करीब का बंद दिया है जिसने, और जहां पे हमें लगता है कि ये 7,000 के करीब जा सकता है, तो L&T इन्फोटेक को लॉन्ग करके चले। 7,000 के टारगेट्स, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 6,770 का। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर एक हफ्ते भर की पोजीशन बनानी है तो टाइटन के ऊपर पोजीशन बनाएं, जो पिछले 6 या 7 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और 2350 के बाद इसके जो नेक्स्ट लेवल्स आ रहे हैं वो 2550 से लेकर 2600 के आ रहे हैं। तो करंट लेवल से टाइटन को लॉन्ग करके चले, और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो तकरीबन रखना है हमें 2450 का। बिल्कुल, तो इंट्राडे राय L&T इन्फोटेक में खरीदारी की सलाह श्रीकांत चौहान की, और साथ ही अगर पोजिशनल व्यू लेना चाह रहे हैं तो टाइटन में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मीडियम टर्म तक का व्यू आप रख सकते हैं टाइटन में, श्रीकांत जी की राय। अब आगे बढ़ते हैं, और आज एक्सेंचर ने अपने नतीजे पेश किए। नतीजे रहे हैं शानदार। कंपनी का मुनाफा और आमदनी फ्रंट पर दोनों में भारी इजाफा देखा गया है। कंपनी ने गाइडेंस भी अपना बढ़ा दिया है। इस पर श्रीकांत जी आपसे समझना चाहेंगे, एक्सेंचर के नतीजों से हमारी IT कंपनियों के क्या संकेत मिलते हैं, क्या अनुमान हम लगा सकते हैं नतीजों को देखकर? बिल्कुल, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपना ग्रोथ गाइडेंस जो है उसे बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसका जो एट्रिशन रेट है वो भी कम हुआ है। तो ये जो दो चीजें होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिजल्ट के लिए। और अगर इसने ग्रोथ गाइडेंस अगर बढ़ा दिया एक्सेंचर जैसे बड़े कंपनी ने, तो यकीनन हमारे यहाँ भी जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आएगा। और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर 19 से 20% का अगर ग्रोथ गाइडेंस अगर बढ़ा है, एक्सेंचर ने बढ़ाया अगर है, तो यहाँ पे हमें भी जो इन्फोसिस या TCS जैसे दिग्गज कंपनियां हैं वहां पे हमें तेजी देखने मिलेगी। और साथ ही साथ जैसे इन्होंने बताया कि इनका एट्रिशन रेट अगर गिरा है, तो ये जो बात होती है वो जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, जो लार्ज कंपनी होती है, उन्हें बेनिफिट होता है। तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि TCS को इसका बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वहां पे भी एट्रिशन रेट काफी बड़े थे पिछले कई क्वार्टर से। तो इस बार शायद वहां पे भी हमें एक शायद अच्छा एक स्टेबल एक्टिविटी देखने मिल सकता है। और इसी वजह से लगता है कि जो इंडियन IT कंपनीज हैं, हमें लगता है कल के दिन में एक बार ऊपर खुलेगी। अगर काफी अगर बड़े गैप से खुलता है तो एक बार आप थोड़ा वेट कीजिए कोई भी लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। लेकिन अगर यहाँ से लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो बिल्कुल करंट लेवल से भी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और TCS जैसे दिग्गज कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS में आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं, ये राय है श्रीकांत चौहान की। वहीं अगर हम जेंसार टेक की बात करें तो लगातार चौथे दिन हमने देखा तेजी का ही रुख नजर आया है। क्या वजह है, क्या है ट्रिगर्स तेजी के, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। कुशल जरा बताएं, जेंसार टेक में लगातार चौथे दिन तेजी, क्या इसकी अहम वजह है? जी, तो जेंसार टेक में ज़बरदस्त तेज़ी हमें पिछले 4 दिनों में देखने को मिली है, और आज भी अगर आप देखें तो 2.5% की तेज़ी इस स्टॉक में हमें आज के सत्र में बनती हुई नज़र आई है। इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा रीज़न ये बन रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो नए CEO हैं अजय बुतोरिया जी, वो जनवरी से जब ये अपना कार्यभार संभाले हैं उसके बाद से आप देखें 90% से ज़्यादा की दमदार तेज़ी इस स्टॉक में ऑलरेडी हमें आती हुई नज़र आ चुकी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डिजिटल सर्विसेज है वो एक बड़ा ग्रोथ एरिया कंपनी के लिए निकल कर आया है। खासकर पेंडेमिक के बाद तो तमाम IT कंपनीज के लिए डिजिटल सर्विसेज एरिया काफ़ी बड़ा फोकस बन रहा है, और यहाँ पर Q2 में लगभग 71% इनके कुल आय का हिस्सा जो है डिजिटल सर्विसेज से आ रहा है। और यहाँ पर अब कंपनी की जो रणनीति बन रही है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। खासकर क्लाउड और डिजिटल सर्विसेज में कंपनी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं आगे की जो ग्रोथ है वो इंश्योर होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट कंपनी के पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरह के वित्तीय हालात जो हैं उसमें सुधार आता हुआ दिखा है, वो भी कंपनी के लिए एक बड़ी टेलविंड के हिसाब से निकल कर आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में जो नॉन कोर कारोबार है इन्होंने बेचे हैं, उससे कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें मजबूती आई है। साथ ही आप कंपनी की मार्जिन्स देखिए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है कंपनी की मार्जिन्स के लिहाज से। इनफैक्ट 2 तिमाही पहले पूरी तरह से कंपनी जो है कर्ज मुक्त होती हुई नजर आई है, और साथ ही कंपनी की जो कैश ऑन बुक्स है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए का ऑलरेडी वॉर चेस्ट है कंपनी के पास। इनफैक्ट अगर आप आगे की ट्रिगर्स देखें तो जो 5 बड़े की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एरियाज हैं जो CEO ने आइडेंटिफाई किए हैं उस पर तो कंपनी लगातार अग्रेसर रहेगी। सेल्स फोर्स में फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। साथ ही जो घरेलू म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं
जो फंड मैनेजर्स हैं उनका भी भरोसा जो है नवंबर महीने में खासकर सबसे ज़्यादा जो है जिंजा टेक स्मॉल कैप स्पेस में बनता हुआ नजर आया है, जहां पर करीब 354 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने नवंबर महीने में इस स्टॉक में की है। तो कहीं ना कहीं जो भरोसा है निवेशकों का वो बढ़ रहा है संस्थागत निवेशकों के लिहाज से, और साथ ही जो कंपनी के बड़े फोकस ग्रोथ एरियाज हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ग्रोथ डिलीवर कर सके, वो कहीं ना कहीं बड़ा जो है आपको एक बड़ी टेलविंड के रूप में जिंजा टेक में आता हुआ नजर आ सकता है। शुक्रिया कुशल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आईबी हाउसिंग से जुड़ी हुई खबर, आज बड़ी ब्लॉक डील हुई है। क्या है डील के डिटेल समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण से। वरुण जरा बताएं, आईबी हाउसिंग में किसने हिस्सा बेचा है और इंडिया बुल्स ग्रुप पर क्या कहती है आपकी खास रिसर्च? देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आज सुबह से ही काफ़ी बड़े सौदे हुए हैं और यहाँ पे करीब 11% के आसपास की इक्विटी जो है वो बेची गई है। बेचने वाले हैं इस कंपनी के प्रमोटर समीर गहलोत जी। दरअसल समीर गहलोत जी अपने फिनटेक कारोबार पे काफ़ी फोकस करना चाहते हैं। धनी सर्विसेज, जिसके वो चेयरमैन और सीईओ भी है, वहाँ पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है और इसके लिए ग्रुप की बाकी जो कंपनीज़ है उसके प्रमोटर लेवल से वो निकलना चाहते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी उन्होंने अपना हिस्सा जो है वो बेचा था और अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में उन्होंने अपना हिस्सा बेचा है। दरअसल वो चाहते हैं कि उनकी होल्डिंग जो है वो 10% से नीचे आ जाए ताकि वो नॉन प्रमोटर में कैटेगराइज हो जाए। और अब ये कंपनी जो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो या फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, इसके प्रमोटर जो है वो समीर गहलोत नहीं रहेंगे, यानी कि ये कंपनी जो है अब प्राइवेट एंटिटीज़ के हाथ में रहेगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि खरीदने वाला कौन है। तो यहाँ पे खरीदारी में जिसका नाम आ रहा है वो है ब्लैकस्टोन और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ये दो फर्म्स है, इसके अलावा काफ़ी सारे और फंड्स है जिन्होंने खरीदारी की है, लेकिन खासकर ये दो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इस कंपनी के 11% के आसपास के जो स्टेक है उसमें खरीदारी में दिलचस्पी जताई है। इसके चलते अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स का हिस्सा जो है वो 21.7% के आसपास था, वो अब कम होकर 10% के आसपास हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब इस तरह के इवेंट्स देखने मिले हैं तब स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी आई है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देख लीजिए, मार्च में इसमें समीर गहलोत जी ने अपना हिस्सा कम किया था, तब ये स्टॉक 80 के आसपास ट्रेड करता था, अब 170 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि डबल हो चुका है ये स्टॉक उन लेवल से। देखते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में क्या होता है, लेकिन हाँ, लीडरशिप चेंज जो है अब इस कंपनी में हो रहा है। समीर गहलोत जी ने अपना हिस्सा जो है वो बेच दिया है और ब्लैकस्टोन और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये दो पी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ये हिस्सा को खरीदा है। शुक्रिया वरुण इस एक्सक्लूसिव रिसर्च के लिए। इनफैक्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग को जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने पिक ऑफ द ईयर के तौर पर भी खरीदारी की सलाह के तौर पे सजेस्ट किया है। गेम चेंजिंग मोमेंट है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए, इनके इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों है? देखिए, लगभग आधी हिस्सेदारी अपनी बेच रहे हैं, बाकी बची हुई आधी हिस्सेदारी वो 90 दिन तक नहीं बेच पाएंगे, वो लॉक इन पीरियड है। बिल्कुल, तो कम से कम 90 दिन तक आपको और फ्रेश सप्लाई नहीं आने वाली। दूसरा, ब्लैकस्टोन के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल रहेगा, तो अगर इन्हें बेचनी भी है तो ब्लैकस्टोन को ही बेचनी पड़ेगी, पहला ऑफर उन्हें करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ब्लैकस्टोन खरीदेगा भी, करेक्ट। सो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये हो सकता है कि समीर गहलोत साहब डीक्लासीफाई हो जाए प्रमोटर, वो एज ए प्रमोटर नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर प्रमोटर आपके फंड्स हो जाएंगे, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो जाएंगे, तो प्रमोटर में बदलाव होगा। और ये बदलाव इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा है। पहली चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से साल भर के व्यू के हिसाब से खरीद रहे हैं तो 225 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा साल भर के व्यू के लिहाज से। 225 रुपए के नीचे बंद हो तो ये आपको तनाव लेना है। 400 से लेकर 600 रुपए, पहला छोटा टारगेट 400 रुपए का है, दूसरा 600 रुपए का टारगेट है अगर आप साल भर, यानी कि ये स्टॉक दुगुना होने की ताकत रखता है। बिल्कुल, ये एक साल का है। लेकिन मेरा ये व्यू है, अगर ब्लैकस्टोन के पास कंप्लीट कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल आता है और पूरी तरह से बाद में वो कंपनी चलाते हैं जो आपको 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर इस स्टॉक को आपको 3 से 5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके। और 3 से 5 साल का मेरा व्यू है 800 से 1000 रुपए का। कल के बाजार पर क्या रखनी चाहिए आपको खास स्ट्रैटेजी, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजार बेहद मजबूती के संकेत दे रहे थे और डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पौने 200 अंक ऊपर थे। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि कल की तेजी को अमेरिकी बाजार आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, तो उन पर तो नजर रहेगी, लेकिन नजर रहेगी एफआईएस की आज के आंकड़ों पर।
क्या आज के सेशन में फिर से गैप से जो ओपनिंग मिली उसमें एफआई ने दमदार बिकवाली की, और यदि हाँ तो फिर भारतीय बाजारों के लिए ऊपरी स्तरों पर टिकना फिर से मुश्किल होता हुआ दिखेगा। 17,150 17,200 अब तक वो रेंज है जहां पर बाजार सपोर्ट ले रहे हैं। अगर इस रेंज को हम तोड़ते हैं तो फिर 17,000 और इसके नीचे जाने का खतरा बढ़ सकता है। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 17,150 17,200 है सपोर्ट के लिहाज से। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,350 17,400 वो रेंज है जहां पर बाजार में बार बार ऊपर उन लेवल के आसपास लगातार 3 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही। तो असली मजबूती और तेजी तब मिलेगी जब 17,400 425 के ऊपर वापस से निफ्टी बंद होने की कोशिश करे। बाजार थोड़े हल्के हो चुके हैं, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट दे रहे हैं, एफआईज बिकवाली कर अपनी इंडेक्स पोजीशन काफी कम कर चुके हैं, तो हल्का फुल्का सपोर्ट निचले स्तरों पर मिल जरूर सकता है, लेकिन स्टॉक्स में एफआईज की दमदार बिकवाली बाजारों को परेशान किए और जब तक वहां पर कमी नहीं आती तब तक बाजार के लिए ऊपर टिकना मुश्किल होगा। अब आइए बैंक निफ्टी। अब अगला सपोर्ट 36,200 36,350 की रेंज में बैंक निफ्टी को मिलेगा। हम 36,500 के बेहद करीब बंद हुए हैं और ऊपरी स्तरों पर 36,800 से 37,000 अब रुकावट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जिन पर आपको रखनी है नजर। कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से करते हैं बात। सुमित जी, बहुत स्वागत है शो में आपका। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी बहुत देखने को मिल रही है, तो मेरे पास तेजी का और मंदी का दोनों तरफ का कॉल है, यानी एक ऑप्शन कॉल लेने का है, एक ऑप्शन पुट लेने का है। तो पहले तेजी की तरफ की बात करते हैं। बीपीसीएल के अंदर आज लास्ट 30 मिनट में क्लोजिंग आवर्स में थोड़ा सा मोमेंटम बना था, तो अगर तेजी का मूव आया तो बीपीसीएल के अंदर 400 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, 4 रुपए के आसपास, जिसमें 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 6 रुपए से लेकर 8 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज जो बीपीसीएल में हाई बना है, कल अगर वो टूट जाता है तो ये बीपीसीएल का 400 का कॉल के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और फिर टारगेट 6 रुपए से लेकर 8 रुपए तक के टारगेट हिट होने के चांसेस है। दूसरा जो स्टॉक है वो है मंदी के साइड का पुट लेने का, नेम इंडिया, डिपोन एसेट मैनेजमेंट। नेम इंडिया के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। 350 का फुट 9 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा, 6 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट ऊपर में 12 से 15 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सर, करेंगे कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, श्रीकांत चौहान जी का रुक करते हैं। श्रीकांत जी बताइए, लॉन्ग टर्म के लिए किसी को स्ट्रैटेजी रखनी हो तो कौन सी पसंद होगी आपकी? देखिए, वैसे काफी सारे स्टॉक काफी अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं और हमें लगता है कि ये माउथ वाटरिंग लेवल्स है, लेकिन चूंकि मार्केट में जो एक डर बना हुआ है वो इंडियन करेंसी का है, जो लगातार डिप्रिशिएट हो रही है और एफआई की जो सेलिंग है वो थम नहीं रही है। इसी वजह से हमें लगता है कि जो मार्केट है वो एक अंडर थोड़े से एक घबराहट में आ चुका है और इसी वजह से हमें लगता है कि जब तक जो इंडियन करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो रही है तब तक मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ सा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बिल्कुल काफी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आज की पसंद है वो है बाटा इंडिया। अगर आप इसकी बात करें तो अगर करंट लेवल्स 1900-1910 के करीब के हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक 2380 से लेकर 2400 के लेवल्स दिखाएगा। और अगर फंडामेंटल्स ट्रिगर देखें तो काफी सारे ट्रिगर्स इसमें आ चुके हैं, जैसे कि सेम स्टोर सेल्स है या तो काफी सारे ब्रांड्स इसने वापस और भी लाए हैं मार्केट में। और अगर आप इसकी अगर बाकी ओवरऑल अगर शोरूम के फील की अगर बात करें तो उसमें उन्होंने काफी सारा इजाफा किया है। तो ब्रॉडर स्ट्रेटेजी अगर जो बाटा की है वो काफी राइट लेवल पे जा रही है और सही कदम के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि बाटा इंडिया को करंट लेवल से खरीदे और थोड़ा और करेक्शन अगर आता है तो और खरीद सकते हैं। अगर किसी को अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 1800 का स्टॉप लॉस रखें, बट चूंकि ये लॉन्ग टर्म पीक है तो हमें लगता है कि करंट लेवल से बाय कीजिए, थोड़ा अगर गिरने के बाद और खरीदें और टारगेट्स रखें 2380 रुपए के। जी, तो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर बाटा इंडिया में खरीदारी की सलाह श्रीकांत चौहान की। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। तो